वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो हम लोगों का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग जो है सो पार्ट 1 इसका देख चुके हैं, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन का हम लोग जो है सो आंसर देखे थे। ये हम लोगों का 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें टोटल लगभग 225 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लगभग 125 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसी के सिलेबस पर आधारित है। आपको पता है कि झारखंड बोर्ड जो टर्म 1 का एग्ज़ाम लेने वाली है, उसमें कुल 9 चैप्टर को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला चैप्टर है हमारा भूगोल एक विषय के रूप में, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तीसरा है पृथ्वी का आंतरिक संरचना, चौथा है महासागरों और महाद्वीपों का वर्णन, पांचवा है खनिज एवं शैल। ये 5 जो चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर का हम लोग जो है सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सो आंसर हम लोग और उसका पूरा डिस्कशन पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिस चैप्टर को, वो चैप्टर है हमारा भू आकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल का संघटन एवं संरचना, वायुमंडल में जल और जैव विविधता एवं संरक्षण। खनिज और शैल का भी हम लोग इसमें क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर हैं, इसका हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोग स्टार्ट किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप टर्म 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, और एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाए। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूँकि क्वेश्चन की संख्या अधिक है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। देखिए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है, ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक, ऑप्शन है लोहा और निकेल, लोहा और चांदी, सिलिका और एल्युमिनियम, और लौह ऑक्साइड एवं पोटाश। तो देखिए, ग्रेनाइट का जो प्रमुख घटक है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम ये ग्रेनाइट के 2 क्या हो जाएंगे? प्रमुख घटक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? कायांतरित सेल जो होते हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत या पतरन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतरन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें एक तत्व नहीं होता, एक से अधिक तत्व होते हैं, वो आपको बताना है। स्वर्ण, इसमें एक ही तत्व होता है। चांदी एक ही तत्व होता है। ग्रेफाइट एक ही तत्व होता है। इसका उत्तर होगा माइका, जिसको हम लोग अभ्रक कहते हैं। निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम मतलब सबसे हार्ड, सबसे कठोर कौन सा है? टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा या फेल्डस्पर? सही उत्तर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है। निम्न में से कौन सी शैल अवसादी नहीं है? कौन सा ऐसा चट्टान है, शैल है जो अवसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स या संगमरमर? तो सही उत्तर होगा संगमरमर। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित शैल है, जिसे रूपांतरित शैल भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी अवसादी शैल है? निम्न में से कौन सी अवसादी शैल है? नाइस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या अभ्रक? तो इसमें अवसादी शैल हमारा क्या हो जाएगा, उसको ध्यान देना है आपको। देखिए, अवसादी शैल में आपका क्या शामिल हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो हमारा है वह क्या है? एक प्रकार का अवसादी शैल है। अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण है। एक तो आग्नेय, और वो भी कैसा आग्नेय? अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट या ग्रेवो? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का डोलेराइट। डोलेराइट अम्लीय आग्नेय चट्टान है।
पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या सभी बराबर रूप से मौजूद है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के ऊपरी परत धरातल में सबसे ज़्यादा जो चट्टान है वह है अवसादी चट्टान की मात्रा, लगभग 75% पाया जाता है अवसादी चट्टान। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है? अधिक गर्मी एवं दबाव से बनने वाली चट्टान कौन सी है? आग्नेय, ज्वालामुखी, कायांतरित या अवसादी? तो सही उत्तर होगा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। निम्न में कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? इनमें से कौन सा चट्टान है जो अवसादी नहीं है? स्लेट, खड़िया, सैल या चूना पत्थर? तो सही उत्तर होगा स्लेट। स्लेट आपका अवसादी चट्टान नहीं है बल्कि ये कायांतरित चट्टान है। प्राथमिक चट्टानें किसे कहा जाता है? किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ज्वालामुखी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा आग्नेय चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टान से ही अवसादी और कायांतरित दोनों चट्टान बनते हैं। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है? रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण ग्रेनाइट, जिप्सम, क्वार्जाइट? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जिप्सम। जिप्सम जो है वह क्या है? एक प्रकार का परतदार चट्टान है। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय, परतदार, कायांतरित या रूपांतरित? सही उत्तर होगा हमारा आग्नेय। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। हीरा कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? हीरा क्या है? एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? बलुआ पत्थर, नीस, कोयला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा कोयला। हीरा जो बनता है वो किससे बनता है? कोयला से ही बनता है। निम्न में से अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का रूप कौन सा है? अंतर्वेदी, अंतर्वेदी यानी पृथ्वी के भीतर। ऑप्शन है लावा का पठार, ये तो बाहर में होता है पृथ्वी के। लावा शंकु, ये भी पृथ्वी के बाहर होता है। ज्वालामुखी शंकु, ये भी जो है सो धरातल पर होता है। लैकोलिथ, लैकोलिथ एक ऐसी संरचना है जो पृथ्वी के भीतर लावा के ठंडा हो जाने से बनता है। तो यहाँ पर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होगा? सही उत्तर होगा लैकोलिथ। रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण? अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों का। देखिए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में सिलिकॉन लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी के भूपर पट्टी में सिलिकॉन की मात्रा कितनी है? 44%, 28%, 8% या 5%? सही उत्तर होगा 28%। सिलिकॉन की मात्रा 28% और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 44%। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? ऐसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती उसे अधात्विक कहते हैं। यहाँ पूछा जा रहा कौन सा धात्विक खनिज है? सीसा, अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर? सही उत्तर होगा सीसा। सीसा एक धातु है इसलिए यह धात्विक खनिज कहलाएगा। निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? लोहा, तांबा, फॉस्फेट या लिथियम? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट एक अधात्विक खनिज है, बाकी तीनों धातु हैं। खनिज के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सत्य है खनिज के लिए? ऑप्शन है यह ग्रेनाइट की भांति कठोर होता है, हो सकता है, या चीका मिट्टी की भांति मुलायम भी हो सकते हैं, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आग्नेय लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द से बना हुआ है। तो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इग्निस, इग्नाला, इग्लू या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इग्निस, जिसका अर्थ होता है आग, और आग्नेय का अर्थ होता है आग के जैसा। मैग्मा और लावा के ठंडा होने पर कौन सी चट्टानें बनती है? मैग्मा और लावा जब ठंडा होते हैं तो उससे किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के भूगर्भ में उच्च तापमान एवं दबाव के कारण, पृथ्वी के भीतर उच्च तापमान और दबाव के कारण द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपको पता है पृथ्वी के भीतर
तापमान भी बहुत अधिक होता है और दबाव भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है सो अंदर में पदार्थ जो है तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा, लावा, हॉट स्प्रिंग या क्रेटर। तो सही उत्तर होगा मैग्मा। जब वो पृथ्वी के भीतर होता है तो मैग्मा कहलाता है, और वही पदार्थ जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है और उससे जलवाष्प निकल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लावा कहते हैं। निम्न में से किसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आग्नेय चट्टानों को। पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली चट्टान कौन सी है? पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, कायांत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा अवसादी। सबसे ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला चट्टान अवसादी। यदि मैग्मा तथा लावा के पदार्थ धीमी गति से ठंडे होते हैं, अगर मैग्मा बाहर आ गया, लावा बन गया और वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो आग्नेय चट्टानों में उपस्थित कणों का आकार, तो उससे जो आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा उसके कणों का आकार कैसा होगा? छोटा, अत्यधिक छोटा, बड़ा या कुछ भी नहीं निर्धारित कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। सही उत्तर होगा बड़ा। जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो कणों का आकार बड़ा होता है, तेजी से ठंडा होता है तो कणों का आकार छोटा होता है। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें बताइएगा आग्नेय चट्टान कौन सा है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो या इनमें से कोई नहीं, जिसको ग्रैबो भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी और गैब्रो भी। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, अवसादी चट्टानों का निर्माण किनसे हुआ है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानों द्वारा, कायांत्रित चट्टानों द्वारा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों से होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है? कौन है जो अवसादी चट्टान है? चूना पत्थर, कोयला, बालूकाष्म, इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, कोयला भी अवसादी चट्टान है और बालूकाष्म भी अवसादी चट्टान है। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। निम्न में से कौन सा एक कायांत्रित चट्टान है? कायांत्रित चट्टान बताना है आपको। ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, पोटास, इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट जो है ये कायांत्रित नहीं बल्कि आग्नेय चट्टान है, संगमरमर कायांत्रित चट्टान है, पोटास अवसादी चट्टान है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संगमरमर। धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट है, कि सही उत्तर क्या होगा? अवसादी। एक वर्ग की चट्टानों के दूसरे वर्ग की चट्टानों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? एक प्रकार की चट्टान जब वो दूसरे प्रकार की चट्टान में बदल जाती है, जैसे आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान से कायांत्रित चट्टान में, कायांत्रित चट्टान फिर से अगर जो है सो पृथ्वी के गर्भ में चला जाए तो फिर से वो आग्नेय चट्टान, तो ये जो प्रक्रिया चलते रहता है इसे क्या कहा जाता है? शैल चक्र, कायांतरण, विभेदन या विचलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शैल चक्र। इसे क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है? इनमें से पहचानना है कि अवसादी नहीं है। सिलेट, शैल, खड़िया या चूना पत्थर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सिलेट है ये क्या है? एक कायांत्रित चट्टान है। सही उत्तर सिलेट होगा। निम्न में से कौन एक अवसादी शैल नहीं है? अवसादी नहीं है, पहचानना है आपको। टाइलाइट, ब्रेसिया, संगमरमर, बोरेक्स। तो संगमरमर जो है ये क्या है? कायांत्रित चट्टान है, अवसादी नहीं है। निम्न में से कौन सी चट्टान संगमरमर का मूल रूप है? संगमरमर चूंकि एक कायांत्रित चट्टान है तो इसका मूल रूप क्या है? ये किससे बना है? बसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा चूना पत्थर। देखिए, चूना पत्थर, खड़िया पत्थर, संगमरमर, ये सभी जो है सो चूना पत्थर के ही रूप हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है अत्यधिक दबाव के कारण, मैग्मा और लावा के ठोस बन जाने से, टूटे हुए रवे के मिल जाने से या नदियों के निक्षेप से। पूछ रहा आग्नेय चट्टान जो है उसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्मा और लावा के ठंडा होने से। मैग्मा और लावा जब ठंडा होते हैं तो उससे जो चट्टान का निर्माण होता है उसे ही हम लोग कहते हैं आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन अत्यधिक ताप एवं दबाव से,
अपक्षय एवं अपर्दन से, गर्म पदार्थों के ठंडा होने से, या इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक और ताप और दबाव से अगर देखा जाए तो ये अवसादी चट्टानों का निर्माण इस प्रकार नहीं होता। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टान जब टूट करके बिखर जाते हैं तो उनके टूटने से, उसके अपक्षय और अपर्दन से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। देखिए, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीव जंतुओं का, महासागरीय नितल का, विभिन्न शैलों का, या जलवायु का। तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टानों का अध्ययन करना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, विभिन्न शैलों का अध्ययन। शैल और चट्टान एक ही चीजें हैं। माइका का उपयोग किया जाता है। माइका क्या है? अभ्रक। अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहते हैं। माइका का उपयोग कहाँ किया जाता है? रेडियो और रडार में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, विद्युत उपकरणों में, या इनमें सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत उपकरणों में। माइका एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत के उपकरणों में किया जाता है। खास करके आप अगर इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह देखे होंगे तो उसमें इसका उपयोग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानें हैं? कोयला और जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट, आग्नेय, अवसादी, या कायांतरित। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा अवसादी चट्टान। ये किस प्रकार के चट्टान हैं? तो अवसादी चट्टान कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? कौन है जो इसमें धातु नहीं है? लोहा, सीसा, सल्फर, तांबा। सही उत्तर होगा सल्फर। सल्फर में धातु की मात्रा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? निक्षेपण, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण, या अपर्दन। तो अनुक्रमिक प्रक्रिया, अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ऑप्शन डी, अपर्दन। अपर्दन को कहा जाता है अनुक्रमिक प्रक्रिया। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? जल योजन जो प्रक्रिया है वो किसको प्रभावित करती है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, क्ले, या लवण। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको पता होगा इसका सही उत्तर है क्ले। ये क्ले को प्रभावित करता है। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? मलबा अवधाव, जब भवन गिर जाते हैं, धंस जाते हैं, तो उसके धंसने को मलबा अवधाव भी कहा जाता है। तो ये किसमें सम्मिलित किया जाता है? भूस्खलन, तीव्र प्रवाही वृहद संचलन, मंद प्रवाही वृहद संचलन, या अवतलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तीव्र प्रवाही वृहद संचलन। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना। चट्टान टूटकर अपने ही स्थान पर पड़े रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, या अनावृतीकरण। अनावृतीकरण। तो सही उत्तर होगा इसका अपक्षय। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर पड़ा रहना क्या कहलाता है? अपक्षय। और यही जब स्थान परिवर्तन कर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपर्दन कहते हैं। मिट्टी के कणों का, बड़े कणों का, छोटे कणों का उड़कर किसी भी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना अपर्दन कहलाता है। और चट्टानों का टूटकर उसी स्थान पर पड़ा रहना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। लोहे में जंग लगना कहलाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, या वियोजन। तो बहुत ही आसान सा जवाब है, आपको पता है कि लोहे में जब जंग लगता है तो जंग कैसे लगता है? जब लोहा काफ़ी लंबे समय तक वायु या आर्द्रता के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या हो जाता है? तो वो उपचयित हो जाता है, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। तो सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता, अपक्षय का जो प्रमुख अभिकर्ता है वो क्या है? नदी, सागर, वायु, या ताप। तो सही उत्तर होगा हमारा ताप। ताप जो है वो अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता, मतलब अपक्षय होने का सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो क्या है? तापमान। तापमान में परिवर्तन होने से चट्टान सिकुड़ती है और फैलती है, इसी कारण से क्या होता है? वो टूटने लगती है। देखिए, अगर आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आगे भी बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। लगभग 125 प्रश्न आपको जो है उस वीडियो में देखने को मिलेगा। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है मतलब वो प्रकृति का देन नहीं है। प्राकृतिक प्रक्रिया का बहता हुआ जल, भूकंप, हिमनद या पन। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जैसा ऑप्शन दिया है उस हिसाब से होगा भू आकृतिक प्रक्रिया। मतलब भूमि की जो आकृति है उसकी आकृति की प्रक्रिया का एक कारक नहीं, मतलब उसकी आकृति में उसका कोई योगदान नहीं है, ये आपको बताना है कि किसका नहीं है। बहता हुआ जल, भूकंप, हिमनद या पन। तो सही उत्तर होगा इसका भूकंप। भूकंप पृथ्वी के भीतर की प्रक्रियाएं हैं, इसके पृथ्वी के बाहर की आकृति से कोई लेना देना नहीं है। मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से चट्टानों के यांत्रिक विखंडन तथा रासायनिक अपघटन, मतलब किसी भी तरह से मौसम और जलवायु के कारण अगर चट्टान टूटते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। अपक्षय, अपरदन, संचलन या विभेदन। सही उत्तर होगा अपक्षय। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपक्षय कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का उदाहरण है। अंतर्जनित बल, अपरदन, ज्वालामुखीता, संतुलन या अपक्षय। देखिए अंतर्जनित बल मतलब होता है भीतर का बल, तो सही उत्तर क्या होगा ज्वालामुखीता। ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर का एक बल है जो धक्का दे करके क्या करता है, जहाँ उसे भूमि कमजोर मिलता है उस जगह पे छेद करके क्या होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ज्वालामुखीता क्या, पृथ्वी के भीतर का एक बल है, अंतर्जनित बल है। निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है। पटल विरूपण से कौन संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पर्वत बल, ज्वालामुखीता, प्लेट विवर्तनिकी या संतुलन। तो संतुलन का संबंध जो है सो पटल विरूपण से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, सही उत्तर हमारा क्या होगा, सही उत्तर हमारा होगा भूकंप। भूकंप सही उत्तर होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूर्यातप द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो सूर्यातप मतलब सूर्य के तापमान, सूर्य ताप होता है यहाँ पे सूर्यातप लिखा हुआ, द्वारा भौतिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। मतलब भौतिक अपक्षय जो भौतिक के कारण से, जिसमें तापमान मुख्य होगा सूर्य का, उसके कारण से जो विखंडन होता है, जो अपक्षय होता है, इसमें से कौन है जो उससे संबंधित नहीं है। पिंड विच्छेदन, कार्बोनेशन, अपसल्कन, अल्पसल्कन होगा, कणिकमय विघटन। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये कार्बोनीकरण मतलब हो जाएगा इसमें कार्बोनेट या कार्बन से विक्रिया के कारण जब देखिएगा कि चट्टान जब टूटते हैं तो उसे कार्बोनेशन कहा जाता है। तो ये एक भौतिक अपक्षय ना होकर के क्या है, रासायनिक अपक्षय है। मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। मिट्टी का निर्माण, अपक्षय, अपरदन, परिवहन या निक्षेप। तो ध्यान दीजिएगा अपरदन के कारण मृदा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, परिवहन भी वही है, और निक्षेप का मतलब होता है एक जगह से लाकर दूसरी जगह इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना को क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो सही उत्तर होगा अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। तो चट्टानों के टूटने से ही क्या बनता है, मृदा का निर्माण होता है। क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। अधिक वर्षा वाले, कम वर्षा वाले, मूसलाधार वर्षा वाले या मरुस्थल। तो सही उत्तर होगा कम वर्षा वाले। जिस क्षेत्र में कम वर्षा होती है वहाँ की मृदा कैसी होती है, क्षारीय होती है। निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है, वही अंतर्जनित बल है। पर्वत निर्माणकारी बल, चट्टानों का विघटन, चट्टानों का वियोजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए चट्टानों का जो विघटन होता है वो एक बाह्य बल है, चट्टानों का वियोजन वो भी सेम मीनिंग है, विघटन और वियोजन, ये भी एक बाह्यजनिक बल है। पर्वत निर्माणकारी बल, आपको पता है कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो पृथ्वी के भीतर जब जो है सो उस प्रकार की क्रियाएं होती है कि प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती है तो उसके टकराने से ही क्या होता है कि पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, पर्वत विनिर्माणकारी बल। जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। जलवायु में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, या फिर जलवायु हम लोग किसे कहेंगे। जलवायु में मुख्य चीज़ें क्या होती है, आर्द्रता और वर्षा,
लवणता और तापमान, वायु दाब और हवाएं, तापमान और वर्षण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तापमान और वर्षण। जलवायु में ये दो चीज़ें देखी जाती है कि तापमान कितना है उस क्षेत्र का और वहाँ पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है। अपक्षय की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी कारक है? मतलब अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जटिल भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति कारक। सही उत्तर होगा जलवायु। जलवायु उस जगह का कैसा है, ठंडा है, गर्म है, मौसम किस प्रकार से है, वर्षा किस प्रकार से होती है, तापमान क्या रहता है, यही होता है मुख्य घटक अपक्षय का। इसी पे डिपेंड करता है अपक्षय। निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया कौन सा नहीं है? रासायनिक नहीं होगा तो क्या होगा? भौतिक होगा। ऑक्सीकरण रासायनिक प्रक्रिया है, कार्बोनेशन रासायनिक प्रक्रिया है, जल योजन रासायनिक प्रक्रिया है, हिमकरण और पिघलन, इसमें सिर्फ मतलब है कि पिघलना और बर्फ का बनना। अगर इससे अपक्षय की प्रक्रिया होती है तो ये रासायनिक प्रक्रिया ना होकर क्या है? भौतिक है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अपर्दन के कारकों में सम्मिलित नहीं है? अपर्दन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मृदा को लेकर जाना। तो इसमें कौन है जो अपर्दन का कारक नहीं है, मतलब मृदा को लेकर नहीं जाता? प्रवाही जल, बहता हुआ जल, पवन, हिमनद या सूर्यताप। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर्यताप। सूर्य के तापमान का कोई मतलब नहीं है मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। निम्न में से कौन सा अपर्दन का कार्य नहीं? परिणाम है। अपर्दन का कार्य, अपर्दन का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। बोला काम नहीं, उसका परिणाम है। मतलब अपर्दन होने के बाद क्या चीज़ें होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अपर्दन, विस्थापन, परिवहन। देखिए अपर्दन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, विस्थापन का मतलब भी एक स्थान से दूसरे स्थान, अब परिवहन का मतलब भी एक स्थान से दूसरे स्थान, निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? निक्षेपण। जब अपर्दन की क्रिया होती है तो मृदा को जब एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको इकट्ठा करते हैं ना कहीं ले जाकर छोड़ते होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? निक्षेपण। निम्न कारकों में से कौन सा जलवायु नियंत्रित कारक नहीं है? मतलब जलवायु नियंत्रित कारक मतलब उसके कारण जलवायु का कोई नियंत्रण नहीं होता या उसका कोई प्रभाव जलवायु पर नहीं पड़ता है, ये आपको बताना है। प्रवाही वायु, देखिए वायु होगा, वायु मतलब हवा, जो हवा चलती है उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होता है। हिमनद, इसके आसपास भी जलवायु परिवर्तन होता है। प्रवाही जल, जल जो बहती है नदियाँ, उसके आसपास भी जलवायु जो है सो डिपेंड करता है उसके जल पर। भूमिगत जल यानी पृथ्वी के भीतर भूगर्भ में जो जल स्थित है, तो जो ज़मीन के नीचे जल है उसका जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूमिगत जल। लौह युक्त चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय के किस क्रम का सर्वाधिक प्रभाव होता है? लौह युक्त चट्टान, जो ऐसे चट्टान जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसमें रासायनिक अपक्षय के किस क्रम का मतलब किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय उसमें होता है? ठीक है, लोहा है, ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा और लौह ऑक्साइड बनाएगा और वो टूटेगा। तो इसमें जो रासायनिक अपक्षय होगा वो कौन सा होगा? कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, जल योजन या सिलिका पृथक्करण। सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण। लोहे के चूर्ण है तो ऑक्सीकरण होगा भैया। रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है किस में? मृत्तिका, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या लाल बलुआ पत्थर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर में रासायनिक अपक्षय के कारण वो टूट करके बिखरता है और अलग अलग जो है सो खनिजों में बंटता जाता है। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव किसमें है? अभी हम लोग देखें कि लोहा होगा तो उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, तो ऑक्सीडेशन का सबसे अधिक प्रभाव लौह खनिजों पर, ग्रेनाइट पर, चूना पत्थर पर, आग्नेय चट्टान पर। तो सबसे अधिक किस पे होगा? लौह खनिजों पर। निम्न में से कौन एक रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, मतलब इसमें रासायनिक नहीं हो रहा है? कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, अल्पसल्कन, नाइट्रीकरण। सही उत्तर होगा अल्पसल्कन। नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन, कार्बोनेशन में कार्बन। तो सब ये रासायनिक अपक्षय है, बल्कि ये आपका जो अल्पसल्कन है ये हमारा भौतिक अपक्षय कहलाता है। शीत प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय क्रियाशील नहीं रहता है? कौन से अपक्षय की घटना है जो शीत प्रदेशों में नहीं होती?
भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, इनमें सभी। सही उत्तर हमारा होगा भौतिक अपक्षय, क्योंकि शीत प्रदेशों में तापमान बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तापमान बहुत अधिक बढ़ना या घटना नहीं होता है, सिर्फ घटा हुआ रहता है, तो इस वजह से वहाँ पर भौतिक अपक्षय नहीं होगा। तापमान में वेरिएशन होंगे तो चट्टान फैलेगी, सिकुड़ेगी। फैलना और सिकुड़ना का कारण क्या होगा? चट्टानों में दरार पड़ेगा, और दरार पड़ने के कारण क्या होगा? चट्टानें टूटने लगेगी। जलवायु दशाएं जिनमें अपर्दन अत्यधिक तीव्र होता है, ऐसा जलवायु का कंडीशन जिसमें अपर्दन बहुत ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा अपर्दन की क्रिया हो। अपर्दन की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होगी? गर्म और आर्द्र जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु, ठंडी और शुष्क जलवायु, ठंडी और आर्द्र जलवायु। देखो ठंडा तो ऑप्शन में होगा नहीं, ठंडे के कारण तापमान वेरिएशन बहुत कम होता है, तापमान बढ़ना चाहिए। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए, गर्म और आर्द्र जलवायु। गर्म भी हो, आर्द्र भी हो, तापमान में वेरिएशन पाया जाए बहुत ज़्यादा, तो अपर्दन की क्रिया भी होगी और अपक्षय की भी क्रिया बहुत ज़्यादा होगी। तो अपक्षय और अपर्दन दोनों के लिए चाहिए गर्म और आर्द्र जलवायु। रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, रासायनिक अपक्षय में क्या होगा? ऑक्सीकरण, वृहत्क्षरण, कणिकमय विघटन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना रासायनिक है। निम्न में से किस मिट्टी को श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? अच्छा, किस मिट्टी की श्रेणी में, कौन सी मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? लैटराइट मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या जलोढ़ मृदा? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको मिल गया। आपको पता है सही उत्तर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ही की ही कैटेगरी में आते हैं खादर और बांगर। एक है हमारा नई जलोढ़ मृदा और एक है पुरानी जलोढ़ मृदा। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? आपको पता है नाइट्रोजन। मात्रा कितनी है? 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। मात्रा कितनी है? 21%। तो इसका सही उत्तर नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% है हमारे वायुमंडल में। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। देखिए मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मानव रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। सही उत्तर क्षोभ मंडल। सबसे नीचे का जो वायुमंडल का परत है वो क्या है? क्षोभ मंडल है। तो हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्षोभ मंडल है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत अधिक भरपूर है। बाकी दूसरे ये में जाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालीमा, महीन मिट्टी, ये सब किससे संबंधित है? गैस, जलवाष्प, धूलकण या उल्कापात? तो सही उत्तर बहुत आसान है इसका, ऑप्शन सी धूलकण। इन सब को क्या कहेंगे? धूलकण कहेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी ऊपर हम लोग चले जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा गायब हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। सही उत्तर होगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाइए, ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए क्या होता है? अपारदर्शी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की ऊपरी परत है, वायुमंडल का सबसे ऊपर का परत कौन सा है? देखिए सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, बाह्यमंडल। सबसे ऊपर वाले को बाह्यमंडल और सबसे नीचे वाले को क्षोभ मंडल। तो अगला प्रश्न हमारा वही है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। सही उत्तर क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? अभी हम लोग देख चुके हैं, नाइट्रोजन 78%। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में होता है? ब्रह्मांड की किरणों का परिलक्षण किस मंडल में? देखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल? तो सही उत्तर होगा ओजोन मंडल। यही एक मंडल है जहाँ पर आयन पाए जाते हैं, और इसी कारण अलग अलग किरणों की अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलती है यहाँ पर। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। वायुमंडल की अल्पकालीन दशा मतलब वायुमंडल में जो थोड़े थोड़े समय के लिए जो है कंडीशन चेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, वातावरण या इनमें सभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन है मौसम। मौसम थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है,
या हम लोग यूँ कर लें कि थोड़ी थोड़ी देर में जो वायुमंडल के कंडीशन बदलते हैं, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, थोड़ी वर्षा हो जाती है, थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगती है, आर्द्र हवाएं चलने लगती है, गर्म हवाएं चलने लगती है। तो ये जो थोड़े थोड़े समय में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी के धरातल का तापमान किससे प्रभावित होता है? अक्षांश, सागर से दूरी, ऊंचाई, इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जब अक्षांश को हम लोग बदलते हैं तो अक्षांश पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, तापमान बहुत अधिक होगा। जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश हमारा बदलता जाएगा और अक्षांश के बदलने से तापमान में परिवर्तन होता है। सागर से दूरी, देखिए समुद्र के किनारे के तापमान कुछ और होते हैं। जब समुद्र के किनारे से आप दूरी बढ़ाते जाते हैं, समुद्र से और दूर जाते जाते हैं, तो उसमें तापमान में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, तापमान वृद्धि देखने को मिलेगा। ऊंचाई, जब हम लोग ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो पता चलता यह है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। तो ये भी क्या होगा? तापमान को प्रभावित करेगा। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें सभी। वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल का विस्तार कहाँ है? समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार बहुत अधिक है। निम्न में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। निम्न में से किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? कौन सा ग्रह है जहाँ हवा है? पृथ्वी, बुध, बृहस्पति या मंगल? तो ये तो हम लोगों का ही ग्रह है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ हवा मौजूद है। तो सही उत्तर है पृथ्वी। रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है? किस मंडल से रेडियो की तरंगें टकराकर वापस लौट आ जाती है, परावर्तित हो जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल? सही उत्तर होगा आयन मंडल। आयन मंडल, उसमें प्लस और माइनस चार्ज पाए जाते हैं। इसी कारण जो रेडियो तरंगे जाती है, अल्फा बीटा गामा वाली तरंगे, क्योंकि उसके पास भी चार्ज होता है, आवेश होते हैं, तो ये इस मंडल से टकराकर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, कौन रोकता है? ओजोन परत, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? सही उत्तर होगा ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। यार ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इसी वजह से हम लोग जो है सो यहाँ पर क्या है? सुरक्षित हैं, और यहाँ सूर्य की पराबैंगनी किरणें नहीं आ रही है, और हमारे त्वचा में जो है सो कठिनाइयाँ महसूस नहीं हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको पौधा घर प्रभाव बोलते हैं, हरित घर प्रभाव बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस, या कह सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा घर प्रभाव क्या है? तो पौधा घर प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें तापमान में लगातार वृद्धि होती है, और जो है सो ऊष्मा जो है सो यहाँ से उड़ करके कहीं और नहीं जाती है। तो ये किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है जो ऊष्मा को अवशोषित करती है और उसे बाहर जाने नहीं देती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है वही पाया जाता है ओजोन परत, ओजोन मंडल जिसे कहते हैं, O3 इसका सूत्र होता है, और यही हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ने पर औसतन कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं, ऊंचाई पे जब बढ़ेंगे तो कितना ऊपर जाएंगे ताकि हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाए? कम हो जाए। 136 मीटर, 165 मीटर, 190 मीटर या 32 मीटर? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 165 मीटर। और यही अगर हम लोग पृथ्वी की गहराई में जाएं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है, और यहाँ ऊपर जाने पर कमी होती है। तो यहाँ सही उत्तर है 165 मीटर। निम्न में से किसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं? परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? इतना आसान प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, इसका सही उत्तर होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल।
वायुयान की यात्रा से संबंधित मंडल, कौन सा मंडल है जहाँ वायुयान यात्रा करते हैं, जो है सो बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो उड़ते हैं? आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल? सही उत्तर है समताप मंडल। चूँकि यहाँ का तापमान बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसका नाम भी समताप मंडल, और इसी वजह से यहाँ पर एरोप्लेन जो है सो उड़ाया जाता है, ताकि तापमान में वेरिएशन के कारण दिक्कत नहीं आए। 90 प्रश्न हो चुका है, 125 प्रश्न कुल टोटल हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आगे भी बने रहिए। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो है सो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चैनल है हमारा स्टडी ट्रायंगल, भूलिएगा नहीं। नदियों के जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? नदी का पानी जो है सो अगर वो वाष्प बनकर उड़ने लगे, जो सूर्य के तापमान या कह सकते हैं धूप के कारण उड़ता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संगलन, संघनन? सही उत्तर होगा वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण कहलाता है द्रव का गैस में बदलना। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। आपको पता है कि पेड़ पौधे पत्तियों से जल की कुछ मात्रा को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इस वजह से पेड़ पौधे के नीचे ठंडक महसूस होती है, तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से जलवाष्प का बाहर आना। और द्रव का गैस बनना वाष्पीकरण कहलाता है। संगलन क्या है? ठोस का द्रव बनना। और संघनन क्या है? गैस का वापस से द्रव बनना। तो यहाँ सही उत्तर है वाष्पीकरण। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, देखिए विषुवत वृत्त होता है बीच में, ध्रुवों की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तन नहीं होगा? यह निर्णय नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। सही उत्तर होगा घटेगा। ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती है, तापमान घटता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना तापमान घट जाता है कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर बर्फ़ का जमाव मिलेगा आपको। बर्फ जमे हुए हैं उस क्षेत्रों पे। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है? तो द्रव से गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा। निम्न में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप है? जितनी क्षमता है वायुमंडल में, जितना वायुमंडल में नमी को धारण करने की क्षमता, अगर पूरा वो धारण कर ले तो इसे क्या कहेंगे? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या संतृप्त आर्द्रता? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संतृप्त आर्द्रता। संतृप्त यानी प्यास बुझ जाना, जितना कैपेसिटी उतना ले लेना, ये क्या कहलाएगा? संतृप्त आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होता है? जब एक आर्द्रता को दूसरे आर्द्रता के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जितनी आर्द्रता है और उसमें जितनी आर्द्रता की क्षमता है, अगर दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे तो ये कहलाएगा सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होगा? तो वायुमंडल में जो आर्द्रता पाई जाएगी, जो नमी की मात्रा पाई जाएगी, उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे हम लोग। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल? पक्षाव, वर्षा मेघ, स्तरी, कपासी? सबसे आसान प्रश्न, ऑप्शन है पक्षाव। पक्षाव जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ कैसी वर्षा देखने को मिलती है? ऑप्शन देख लीजिए, संवहनीय, चक्रवातीय, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, आप पढ़े होंगे चैप्टर में इसको, कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण यानी कि जहाँ शीत और उष्ण दोनों होता है, मतलब गर्म और ठंडा, जहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं है ज़्यादा गर्मी नहीं, तो वैसे क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह वर्षा कैसी होती है? ऑप्शन बी, चक्रवातीय वर्षा होती है। निम्न में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं? कौन सा बादल है जो सबसे ज़्यादा वर्षा करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन क्या है? कपासी, पक्षाव, वर्षा स्तरी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी ही वो बादल है जो सबसे अधिक वर्षा करते हैं। भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है। भूमध्य सागरीय जो वर्षा पेटी है, जहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, कौन सा है? 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश, 40 से 50 डिग्री अक्षांश,
30 से 45 डिग्री अक्षांश या 40 से 60 डिग्री अक्षांश? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश। अगला प्रश्न है हम लोगों का 100वां क्वेश्चन है हमारा। 99 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। जब वायु में नमी के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में धुआं और धूल कण या कण होगा, धूल कण मौजूद हो तो उसे क्या कहेंगे? जब वायु में नमी के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में धूल कण आ जाए, धुआं आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, धूम कोहरा सही जवाब। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धूम कोहरा कहते हैं। हिम के रूप में जमी हुई ओस को क्या कहते हैं? जब ओस बर्फ के रूप में यानी पत्तियों के ऊपर जो पानी की बूंदें इकट्ठा होती है सुबह सुबह के टाइम पे, उसे ओस कहते हैं। लेकिन वही अगर बर्फ़ के रूप में यानी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए और वो जो पानी की बूंदें बर्फ़ में बदल जाए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उस ओस को क्या कहेंगे जो बर्फ़ के रूप में होगा? कुहासा, कोहरा, पाला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है हमारा पाला। उसे क्या कहेंगे? पाला कहेंगे। और इसी को हम लोग तुषार भी कहते हैं, पाला को ही तुषार कहते हैं। ठोस का द्रव के रूप में न बदलकर सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? सबसे आसान प्रश्न, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। अगर ठोस से वो गैस बन जाए, सीधा सीधा द्रव नहीं बने, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और गैस से वापस ठोस भी बन जाए तो भी ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? वायुमंडल में जितनी नमी है वो मात्रा क्या कहलाएगी? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष, विशिष्ट या संतृप्त? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निरपेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, सम्मिलित है कौन सा जैव मंडल में? जैव मतलब जीवों का। केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव और अजैव मतलब जीवित और निर्जीव दोनों, या सभी जीवित जीव? तो ध्यान दीजिएगा, जैव मंडल अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सभी जीवित जीवों को जैव मंडल में शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, स्टेपीज, सवाना, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा सवाना। देखिए, जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जो ऑप्शन है उसके एक बार आप लोग जो है सो उस ऑप्शन में से सही उत्तर छांटने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको पता है तो। और अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अधिक है इसलिए वीडियो में थोड़ा स्पीड चला जा रहा है। अभी भी देखिए 106 क्वेश्चन हुए हैं और हम लोग को 125 तक जाना है। चट्टानों में पाए जाने वाले लौह अंश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? बहुत ही आसान है। लौह यानी आयरन जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड का निर्माण होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप पढ़े होंगे अगर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कार्बन डाइऑक्साइड और जब जल मिलता है तो क्या बनता है? तो देखिए 6CO2 6H2O जब मिलेगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बनाते हैं C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन। कहीं भी ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है। जब ग्लूकोज ऑप्शन में ना मिले तो हम लोग सही उत्तर किसे मानकर चलेंगे? ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज ही किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो इकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसके द्वारा किया गया? अर्नेस्ट हैकेल, ओडम हैटनर या विट्स? सही उत्तर है हमारा अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन ए। वन पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन पारिस्थितिकी जो है वो किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा? देखिए, इसका ऑप्शन है प्रौढ़, अप्रौढ़, मिश्रित और निष्क्रिय। तो सही उत्तर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़। नेक्स्ट है, घास तथा दलदली भूमियों का पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार के तंत्र का उदाहरण है? घास और दलदली भूमि अगर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रौढ़ कहते हैं। वन पारिस्थितिकी होगा तो प्रौढ़ और घास और दलदली भूमि होगा तो अप्रौढ़ उसे कहते हैं हम लोग। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग जैव मंडल। जहाँ स्थल मंडल हो, जल मंडल और वायुमंडल हो वो क्या होगा? जैव मंडल होगा, क्योंकि वहाँ पर जीवों का निवास होगा।
बायोम एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र है जो रखता है। देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र वाले चैप्टर का है। ये चैप्टर से उम्मीद है क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों के, फिर भी एक दो क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए सिर्फ इसको। ऑप्शन है विशिष्ट पादप समुदाय, विशिष्ट प्राणी समुदाय, विशिष्ट मृदा जलवायु दशाएं, इनमें सभी। देखिए बायोम को कहा जाता है जहाँ स्पेशल कंडीशन होता है, तो वहाँ पादप समुदाय, प्राणी समुदाय, मृदा सब कुछ स्पेशल होगा, तो क्या कहलाएगा? इनमें सभी। सही उत्तर हमारा इनमें सभी होगा। जैव भू रासायनिक चक्र में, जैव भू रासायनिक चक्र से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जैव भू रासायनिक चक्र है उसमें क्या सम्मिलित है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है आपसे हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन में योगदान रहता है। सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। यहाँ आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए, ये तीनों हो जाएगा। जैव भू रसायन चक्र अगर आप देखिएगा तो ये तीनों होगा, हाइड्रोजन चक्र भी, ऑक्सीजन चक्र भी और नाइट्रोजन चक्र भी। तो इसमें एक ऑप्शन मिलना चाहिए था जिसमें होना चाहिए था इनमें सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ये ऑप्शन डी में गलती से आ गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्ति में योगदान रहता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी प्राप्ति में किसका योगदान रहता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं का, ज्वालामुखी उद्गारों का, तड़ित विसर्जन का, इनमें सभी। देखिए ये तीनों जो प्रक्रिया हैं इससे आप देखिएगा तो नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करते हैं ये सभी, मतलब नाइट्रोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से भी नाइट्रेट निकलता है। तड़ित विसर्जन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है जिसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम भी क्या करता है? मृदा में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स करता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी हो जाएगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? ब्राज़ील के जो रियो डी जेनेरियो नामक जगह है वहाँ पर आपको पता होगा कि एक सम्मेलन किया गया था जिसे कहा जाता है जैव विविधता का सम्मेलन, या उसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1910, 1911, 1912, 1913। देखिए यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि सही इसका उत्तर होगा 1992 ईस्वी में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो विश्व के सभी संकटापन्न प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है उसे संकटापन्न प्रजाति कहते हैं, उसके लिए कौन सी लिस्ट जारी करता है? वैसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, संकटापन्न है, उनके लिए एक लिस्ट जारी किया जाता है। वो लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट या ऑरेंज लिस्ट? ये तो ऐसे भी आपको पता होगा कि जब वो संकटापन्न है, विलुप्त हो रहे हैं, तो किस लिस्ट में रखा जाएगा? ऑप्शन ए, रेड लिस्ट में उन्हें रखा जाता है। उनका जो प्रकाशन किया जाता है उसे रेड लिस्ट कहा जाता है। वैसे क्षेत्र जहाँ संसार के सर्वाधिक प्रजातियाँ विविधता पाई जाती है। देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, वहाँ विविधताएं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हो जीवों का, उसे क्या कहते हैं? महाविविधता केंद्र। क्या कहते हैं? महाविविधता केंद्र कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है? ऐसे देश जहाँ महाविविधता केंद्र पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है 8, 10, 12 या 20। तो ऐसे कितने देश हैं? तो ऑप्शन होगा हमारा सी, 12 देश। ऐसे कितने देश हैं? तो ऐसे टोटल जो है सो 12 देश है। उनका नाम अगर आप जानना चाहें तो नाम सिर्फ सुन लीजिए। उनका नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे 12 देश हैं जहाँ पर महाविविधता केंद्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश महाविविधता केंद्र में शामिल नहीं है?
मैक्सिको, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान महाविविधता केंद्र में शामिल नहीं है हमारा। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है जैव विविधता का संरक्षण करना? जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं सबको बचा कर रखना किसके लिए ज़रूरी है? सभी प्रकार के जीव होने चाहिए। उसके लिए बहुत सारे जो है सो देख सकते हैं कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा भी और आम लोगों के द्वारा भी। तो क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है? ऑप्शन है जंतु, पौधे और प्राणी या सभी जीवधारू, सभी जीवधारी। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, सभी जीवधारी। जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं सभी के लिए जैव विविधता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन हैं? कौन से ऐसी प्रजातियां हैं जिसे असुरक्षित कहा जाता है? ऑप्शन ए, जो दूसरों को असुरक्षा दे, मतलब परेशान करें, जिनकी संख्या अधिक हो, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो, बाघ और शेर, या जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो ध्यान दीजिएगा, असुरक्षित उसे ही कहेंगे जिसके लुप्त होने का, जिसके समाप्त हो जाने का, जिसके खत्म हो जाने का खतरा ज़्यादा होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। यहाँ हमारा 120 प्रश्न जो है सो समाप्त हो जाता है। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? नेशनल पार्क और जो पशु विहार है जहाँ जानवरों को, जीव जंतुओं को रखा जाता है, वो किस उद्देश्य से है? उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या, आखिर क्यों बनाया गया है? वो मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए? देखिए पहली बात तो वहाँ पालतू जीवों के लिए वो नहीं होता है, पालतू जीव भी रखे जाते हैं लेकिन वो पालतू जीवों के लिए नहीं होता। शिकार के लिए या संरक्षण के लिए? शिकार के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। मनोरंजन के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ सही उत्तर हमारा जो सबसे सटीक है वो क्या होगा? ऑप्शन डी, संरक्षण के लिए, उनको बचा कर रखने के लिए, उनकी संख्या को बरकरार रखने के लिए क्या बनाए गए हैं? नेशनल पार्क और पशु विहार। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवों की विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, महासागरीय या मरुस्थलीय? तो सही उत्तर इसका हमारा हो जाएगा, इसका उत्तर है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ जीवों की विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जलवायु जो है सो बदलते रहती है और जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ जीवों की विविधता, या कह सकते हैं कि जीवों की अनेक प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको या इंग्लैंड? सही उत्तर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में 1992 ईस्वी को हुआ था। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972, 1926, 1975, 1912 ईस्वी? सही उत्तर है 1972 ईस्वी। 124 प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाता है और यहाँ हमारा वीडियो भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें कौन से प्रश्न को लेकर के, अगर आपको आपत्ति किसी प्रश्न को लेकर, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।